हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को समझने हैं। उससे पहले आप लोग एक काम कर लेना, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और डायरेक्टली अगर आप उत्तराखंड PCS करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। देखो, इसमें जो सबसे पहला टर्म है ये है हमारा इलास्टिक फैटिग। देखो, इससे पहले के वीडियो में जो टर्म्स हैं वो समझ चुके हैं। फिलहाल आज इसमें जो पहला टर्म है वो है आप लोगों का इलास्टिक, ठीक है, फैटिग। इलास्टिक फैटिग, देखो सबसे पहले इसको समझो कि इलास्टिक फैटिग ये होता क्या है। ठीक, देखो एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको बार बार क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे। मीन्स कि मेरे पास एक रबर का टुकड़ा है, मैं उस रबर के टुकड़े को क्या करूँगा, खींचूंगा फिर छोड़ूंगा, फिर खींचूंगा फिर छोड़ूंगा, और इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यूसली रिपीट करता रहूँ तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब क्या होगा, खींचने के बाद जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगी। मीन्स कि वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर चुकी होगी। और ये डेली लाइफ में भी होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे कपड़े जिनमें इलास्टिक लगा होता है, ठीक है, आप उसको बार बार पहनते जाते हैं, बार बार पहनते जाते हैं, तो एक वक्त बाद क्या होता है कि उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, अपनी पोजीशन में आने की जो टेंडेंसी होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है और कपड़े क्या होते हैं, फैल जाते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। अब देखो इस स्प्रिंग को आप लोग क्या करोगे, मान लो फोर्स लगा के, जैसे इस पर फोर्स लगाया F के बराबर, बार बार खींचते जाता हूँ। अब बार बार उसको खींचते जाओगे और ये प्रोसेस आपकी एक लंबे समय तक क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। तो एक वक्त बाद क्या होगा, देखो शुरुआत पे जब आप इसको खींच के छोड़ोगे तो ये अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, बार बार जब आप इसको खींचते रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी। मीन्स क्या होगा कि इसकी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, और एक लिमिट ऐसी आएगी जिस लिमिट के बाद क्या होगी, इसकी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक फैटिग दरअसल यही चीज़ है कि बार बार जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा पाती है। अदरवाइज देखो इस नेचर में, ठीक है, इसको आप लोग एक यूनिवर्सल लॉ मान लो कि हर चीज़ क्या होती है, अपनी इक्विलिब्रियम की तरफ आने की क्या करती है, कोशिश करती है। ठीक है, तो बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या कर चुकी होगी, लूज कर चुकी होगी, खो चुकी होगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, इलास्टिक फैटिग इसको बोला जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो देखो अब है क्या आप लोगों का कि इसमें कुछ टर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बेसिस पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको समझना शायद हम लोगों के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि बुक में सीधे ये टर्म्स लिख दिए जाते हैं तो फिर समझने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या है कि इलास्टिसिटी के बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनको 2-3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है, डक्टाइल। देखो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है क्या आप लोगों का, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एक इलास्टिक लिमिट होगी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट होगी। इलास्टिक लिमिट बोलने का मतलब क्या होगा कि बार बार फोर्स लगाने से क्या होगा, एक वक्त बाद उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो क्या होगा, टूट जाएगा। मीन्स कि मैं एक वायर ले लूँ, एक धागा ले लूँ, उसको मैं बार बार खींचते रहूँ तो क्या होगा, एक वक्त बाद वो क्या होगा, टूट जाएगा। अब होता क्या है आप लोगों का कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद भी, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद भी ये क्या करते हैं, एक
लार्ज, ठीक है, एक लार्ज प्लास्टिक रेंज शो करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक बड़ी प्लास्टिक रेंज शो करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, डक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे हो गया कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। अब ये लार्ज प्लास्टिक रेंज क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। अब इसके बाद जो है आप लोगों का, उसको अगर आप समझते हो तो ये लार्ज प्लास्टिक रेंज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो उसके बाद क्या है आप लोगों का, डक्टाइल, एक तो ये हो गए डक्टाइल मटेरियल्स हो गए। दूसरा जो आप लोगों का है ये है ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल। अब हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ठीक है अलग हो, तो कोशिश करना समझने की। पहला ये है आप लोगों का डक्टाइल, दूसरा क्या है आप लोगों का ब्रिटल। देखो ये जो ब्रिटल होते हैं ये क्या होते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इलास्टिक लिमिट के बाद लार्ज प्लास्टिक रेंज जो मटेरियल्स हो करेंगे वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और लार्ज प्लास्टिक रेंज, ये प्लास्टिक रेंज क्या होती है ये अभी आप लोग समझ जाओगे। दूसरा है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हुआ कि इलास्टिक लिमिट के बाद ये क्या करेंगे, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक रेंज को शो करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद स्मॉल प्लास्टिक रेंज को शो करेंगे, वो क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ब्रिटल बोला जाता है। अब जैसे इसके जो एग्जांपल हैं ये है आप लोगों का ग्लास हो गया, ठीक है, जैसे शीशा होता है, और जैसे आप लोगों का कास्ट आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को लगभग ये चीज़ें समझ में आने लग गई होगी कि प्लास्टिक रेंज क्या होती है। देखो आयरन को या फिर कॉपर को और यहाँ पे को ग्लास को अगर कंपेयर करोगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा प्लास्टिक रेंज क्या होती है। जैसे कॉपर है, आयरन है, आप क्या करोगे कि इसको जब आप लोग, जैसे कॉपर है उसको जब आप लोग, ठीक है, किसी हथौड़े से मारोगे तो पिचकते जाएगा, ठीक है, एकदम से टूटेगा नहीं, वो क्या करेगा, पिचकते जाएगा, यानी कि उसका जो शेप होगा वो चेंज होते जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से आप लोगों ने कॉपर पे मारा तो दो टुकड़ों में अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा आप लोगों का, पिचक के उसका शेप बदल जाएगा, फिर मारोगे पिचक के उसका शेप बदल जाएगा। ठीक है, आयरन के केस में भी ऐसा ही होगा, एक बार मारोगे वो पिचकेगा, पिचकने के बाद उसका शेप बदल जाएगा। तो दूसरा क्या है, जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर आप लोग एक बार मारोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही दरअसल क्या होती है, प्लास्टिक रेंज होती है कि कब तक वो अपने शेप को क्या कर सकता है, कोई चीज़ डिफॉर्म कर सकता है, यानी कि अपने शेप को बदल सकता है, ठीक है, फोर्स लगाने पे वो टूटे ना। तो ब्रिटल क्या होते हैं, जो स्मॉल प्लास्टिक रेंज है। प्लास्टिक रेंज अगर स्मॉल होगी तो क्या होगा, अगर आप लोग एक बार मारोगे तो टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक रेंज अगर बहुत ज़्यादा है तो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, पिचक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। फिर वैसे ही क्या होते हैं आप लोगों के, अगला है इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स। तो देखो इलास्टिसिटी के बेसिस पे तीन तरीके के क्या होते हैं आप लोगों के, ये मटेरियल्स होते हैं, डक्टाइल हो गए और ब्रिटल हो गए। डक्टाइल क्या हो गए, जिनकी लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है, ब्रिटल क्या हो गए, जिनकी स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है। फिर आते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। अब ये जो इलास्टोमर्स होते हैं ये कौन से मटेरियल होते हैं, देखो इलास्टोमर्स उस टाइप के मटेरियल होते हैं जिनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन ना हो विद इन इलास्टिक लिमिट। वैसे तो मैंने आप लोगों को ये फिगर से समझाना चाहिए था, लेकिन कुछ ज़्यादा समझने की, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे ही समझेंगे कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन एक स्ट्रेट लाइन ना हो। बोलने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है, ठीक है, ये मान लो स्ट्रेस हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है। अब यहाँ से स्ट्रेस जो होगा
स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। ये स्ट्रेन इस साइड जाएगा, ई हटेगा तो इक्वस टू का साइन हट के क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। यानी कि स्ट्रेन अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, या फिर मैं ये बोलूँ कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से सीधा ग्राफ जाता है, ठीक। तो वो मटेरियल्स जिनके लिए क्या होता है, ये ग्राफ, ठीक है, एकदम सीधा ना जाए, ये ग्राफ सीधा ना जाके इस तरीके से क्या होगा, कुछ कर्व ले लेगा। तो वो मटेरियल जिनके लिए क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ एकदम सीधा ना जाके क्या होगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होके जाएगा, उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, इलास्टोमर्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब जैसे जो आप लोगों का इलास्टोमर्स हैं, इलास्टोमर्स के लिए एक चीज़ ध्यान देना, ये हुक्स लॉ को, ठीक है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते या फिर ओबे नहीं करते, ठीक। हुक्स लॉ इन पे काम नहीं करता है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके लिए, अब हिंदी में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी लिखा होगा, ठीक है, कि किन चीज़ों के लिए क्या होता है, इलास्टोमर्स, किन चीज़ों के लिए हुक्स लॉ, कौन से मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ऑप्शन ए डक्टाइल दे दिया, ऑप्शन बी ब्रिटल दे दिया, ऑप्शन सी इलास्टोमर्स दे दिया, ऑप्शन डी आप लोगों को ऐसे ही एक और चीज़ दे दी। तो इलास्टोमर्स ध्यान देना, हुक्स लॉ को क्या होता है, फॉलो नहीं करते। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा। मूविंग, हालांकि ये 11th की फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का जैसे उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का है, या फिर क्या बोलते हैं LT का एग्ज़ाम है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में भी ये जो सिलेबस में रहता है ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसलिए मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उठा रहा हूँ। जैसे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके लिए जो सस्पेंशन होता है वो क्वार्ज और फॉस्फोरस का बनता है। किस चीज़ का, क्वार्ज और फॉस्फोरस, ठीक है, क्वार्ज और फॉस्फोरस का बनता है। तो ये क्यों बनता है, देखो इसका सिंपल सा आंसर होगा, ये जो क्वार्ज और फॉस्फोरस हैं, ठीक, क्वार्ज और फॉस्फोरस के लिए क्या होता है आप लोगों का कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वो स्मॉल होता है, ठीक है। हमने ध्यान देना, इलास्टिक फैटिक पढ़ा था, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वो स्मॉल होता है, ठीक। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट स्मॉल होने की वजह से जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसके लिए जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं वो किसके बनते हैं, ठीक है, क्वार्ज, फॉस्फोरस, इन चीज़ों के बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसके लिए जो सस्पेंशन है वो किस चीज़ के बनते हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया क्वार्ज, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि सबसे बेस्ट सस्पेंशन किस चीज़ से बनाया जाएगा, ऑप्शन ए क्वार्ज दे दिया, ऑप्शन बी आयरन दे दिया, ऑप्शन सी निकल दे दिया, या फिर इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो क्वार्ज और फॉस्फोरस क्या हैं, बेस्ट मटेरियल हैं किसके लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के सस्पेंशन वगैरह बनाने के लिए, ठीक। तो फिलहाल ये वाला जो वीडियो है हम लोगों का, ये वाला वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, इसका जो भी सेक्शन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।